वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का राजन क्लासेस पे। माई सेल्फ नेहा फ्रॉम वाराणसी। तो जैसा कि आपका विज्ञान चल रहा था, अध्याय 1 था अभी, ठीक है। अभी आपका चैप्टर 1 चल रहा है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये आपके चैप्टर का नाम है। हम लोग एनसीईआरटी बुक से पढ़ रहे हैं, ठीक। तो चलिए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे। साइंस में हम लोग चैप्टर 1 अभिक्रिया के प्रकार पढ़ रहे थे, है ना। हम लोग अभिक्रिया के प्रकार पढ़ रहे थे। तो हम आपको बता दें तो हम लोग अभिक्रिया के 3 प्रकार के बारे में पढ़े थे। मतलब कि पहला था संयोजन अभिक्रिया, दूसरा था वियोजन अभिक्रिया, तीसरा था विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, ठीक है। यानी हम लोग कल विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़े थे। तो आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक। तो चलिए देखते हैं कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। तो देखिए, द्विविस्थापन या उभय अपघटन अभिक्रिया, यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया जो होता है उसको उभय अपघटन भी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया अगर इस नाम से भी आपके पेपर में आएगा एग्जाम में कि द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप यही डिफिनीशन लिखेंगे। और उभय अपघटन अभिक्रिया भी आएगा तो आप यही डिफिनीशन लिखेंगे। देखिए, दोनों नाम जानते रहेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि अगर आप बस ये जान रहे हैं कि द्विविस्थापन अभिक्रिया और ये नहीं जान रहे कि द्विविस्थापन अभिक्रिया को ही उभय अपघटन अभिक्रिया कह रहे हैं, तो आपके एग्जाम में आप इस नाम से पढ़े हैं, लेकिन आपके एग्जाम में इस नाम से आ जाएगा कि उभय अपघटन अभिक्रिया लिखिए, तो आप बोलोगे अरे ये कौन सी अभिक्रिया होती है, ये तो हम लोग पढ़े ही नहीं हैं, है ना। इसीलिए आप दोनों नाम जानते रहिए। जितना 2-3 जितना भी नाम होता है एक अभिक्रिया का, किसी का भी जितना भी नाम होता है ना, उतना सब याद रखिए, ठीक है, कि मतलब कि कितने नाम से उसको जाना जाता है। तो चलिए अब देखते हैं कि द्विविस्थापन या उभय अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए, इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण 2 यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है, ठीक। ये डिफिनीशन पहले लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग जब एग्जाम्पल करेंगे, देखिए डिफिनीशन वैसे समझ में नहीं आता है, जब हम लोग एग्जाम्पल करने लगते हैं तो आने लगता है समझ में कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। अभी ये पढ़ रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आएगा कि हम लोग ये इसमें क्या बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए, इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण 2 यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। तो ये डिफिनीशन आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल देख के हम आपको बता रहे हैं कि मतलब कि द्विविस्थापन या उभय अपघटन अभिक्रिया कैसे होता है। जल्दी से डिफिनीशन लिख लीजिए। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण 2 यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। ऐसी अभिक्रिया को द्विविस्थापन या उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया का। जैसे है Na2SO4। ये क्या है? सोडियम सल्फेट। ये सोडियम सल्फेट है। यहाँ AQ यानी सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन। ये सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन BaCl2 बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन से अभिक्रिया करके क्या बना रहा है? Ba, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जगह नहीं है, BaSO4। BaSO4 ये क्या है? आपका ठोस है। फिर प्लस 2NaCl। ये जो सोडियम क्लोराइड है वो क्या है? जलीय विलयन है। तो देखिए, ये जो अभिक्रिया है यानी ये रिएक्शन जो है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। द्विविस्थापन, द्वि का मतलब 2 होता है, ठीक है। विस्थापन मतलब विस्थापन, यानी विस्थापन अभिक्रिया तो आप पढ़ चुके हैं। द्वि मतलब 2, तो इसका मतलब है कि 2 विस्थापन हो रहा होगा। तो द्वि से 2 ही नजर आ रहा है ना, द्वि का मतलब 2 होता है, तो द्विविस्थापन। तो पहले ये अभिक्रिया देख लीजिए। तो ये देखिए, ये जो अभिक्रिया है, यहाँ देखिए NaSO4 है, यहाँ क्या है? ये सोडियम सल्फेट है। सोडियम सल्फेट यहाँ BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड,
है ना। ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो देखिए यहाँ ये जो सोडियम है वो क्या है, SO4 यानी सल्फेट के साथ है। ये सोडियम जो है वो सल्फेट के साथ है, लेकिन अभिक्रिया के बाद देखिए सल्फेट के साथ क्या हो जा रहा है, ये बेरियम यानी ये जो बेरियम है वो सोडियम के जगह पे चला गया, और ये जो सोडियम है वो कहाँ गया, बेरियम की जगह पे। देखिए ये हम लोग अभिक्रिया के बाद देखिए यहाँ SO4 है, SO4 के साथ क्या है, सोडियम है, यानी सल्फेट के साथ यहाँ सोडियम है, लेकिन अभिक्रिया के बाद क्या हो जा रहा है, ये जो बेरियम है वो सोडियम की जगह पे आ रहा है ना। यहाँ पे देखिए बेरियम जो है वो सोडियम की जगह पे आ गया। तो ये यहाँ पे देखिए विस्थापन हो गया, और ये देखिए ये जो सोडियम है वो यहाँ आ जा रहा है बेरियम के स्थान पे, यानी क्लोरीन के साथ बेरियम था तो, लेकिन यहाँ पे अभिक्रिया के बाद क्या हो रहा है, ये जो सोडियम है वो बेरियम के साथ, मतलब कि बेरियम के स्थान पे आके क्लोरीन के साथ जुड़ जा रहा है, यानी यहाँ दो विस्थापन हो रहा है। ठीक है, दोनों जगह देखिए विस्थापन हो रहा है ना, बेरियम सल्फेट, यहाँ सल्फेट के साथ बेरियम जुड़ गया, और यहाँ क्लोरीन के साथ सोडियम जुड़ गया, यहाँ सोडियम क्लोरीन यहाँ सोडियम क्लोराइड हो गया, है ना। तो देखिए यहाँ दो विस्थापन हो रहा है, इसीलिए इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ दो विस्थापन हो रहा है, इसका मतलब है कि ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो अब इसके नीचे आप इसका नाम लिख लीजिए पहले। Na2SO4 को क्या बोलते हैं, Na2SO4 को क्या बोलते हैं, सोडियम सल्फेट। क्या बोलते हैं, Na को सोडियम बोलते हैं, ये तो पता है ना। तो Na2SO4 को सोडियम सल्फेट, ये सोडियम सल्फेट है। और ये क्या है, BaCl2 क्या है आपका, बेरियम क्लोराइड। क्या है, बेरियम क्लोराइड। ये जो BaCl2 है वो आपका बेरियम क्लोराइड है। अभी अभिक्रिया के बाद क्या हो रहा है, BaSO4 क्या है, बेरियम सल्फेट, है ना। ये क्या है, बेरियम सल्फेट, ये आपका बेरियम सल्फेट है। और इसके बाद क्या है, NaCl को क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये आपका सोडियम क्लोराइड है। तो ये तो नाम हो गया, ठीक है। Na2SO4 को सोडियम सल्फेट बोलते हैं, और उसके बाद BaCl2 को बेरियम क्लोराइड, और BaSO4 को बेरियम सल्फेट, और NaCl2 को सोडियम क्लोराइड। ठीक, तो अब देखिए ये तो हो गया। अब देखिए इसके बगल में लगा है Aq। ये हम आपको तो बता चुके हैं कि Aq का मतलब क्या होता है, जलीय विलयन, यानी ये जो सोडियम सल्फेट है आपका Na2SO4, ये सोडियम सल्फेट क्या है, जलीय विलयन में है। ठीक, इस अभिक्रिया में यानी इस रिएक्शन में ये सोडियम सल्फेट क्या है, जलीय विलयन में है। Aq का मतलब होता है कि जलीय विलयन है ये। और फिर BaCl2 बेरियम क्लोराइड क्या है इस अभिक्रिया में, Aq का मतलब जलीय विलयन में है, ये भी क्या है, जलीय विलयन के रूप में है। अब देखिए यहाँ पे BaSO4 बेरियम सल्फेट, और कोष्टक में क्या लगा है, यस लगा है। इसका मतलब कि जो ये बेरियम सल्फेट है आपका वो क्या है, ठोस है, यहाँ पे ये ठोस है। फिर उसके बाद प्लस 2NaCl, यहाँ Aq जगह नहीं था इसीलिए हम नहीं लिखे, Aq लगा है। ठीक है, यहाँ Aq लगा है, तो इसका मतलब है कि सोडियम क्लोराइड क्या है, जलीय विलयन है। ठीक, मतलब कि सोडियम क्लोराइड का यहाँ पे सोडियम क्लोराइड विलयन के रूप में है। तो ये हो गया आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल। चलिए एक आखिरी एग्जाम्पल और देखते हैं हम लोग। तो चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपका है AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट प्लस KCl, ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं,
AgCl प्लस KNO3। AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड और KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट। तो देखिए यहाँ पे भी ये अभिक्रिया जो है उसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। ये भी द्विविस्थापन अभिक्रिया है। देखिए आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसे भी रिएक्शन दे देगा और बोलेगा कि इसमें छाटिए कौन सी अभिक्रिया है। तो ऐसे से जैसे कि आपके संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल देगा और वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल देगा, विस्थापन द्विविस्थापन, ऐसे एग्जाम्पल मतलब कि रिएक्शन दे देगा और बोलेगा पहचानिए कि इसमें कौन कौन सी अभिक्रिया है, मतलब कि अभिक्रिया को पहचानने के लिए देगा। तो आप मतलब कि थोड़ा पढ़े रहेंगे ध्यान से और एग्जाम्पल भी थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आप अच्छे से पहचान लेंगे। ठीक है, तो चलिए ये एग्जाम्पल देखिए। पहले इसके नीचे आप इसका नाम लिख लीजिए AgNO3। इसको क्या बोलेंगे? Ag यानी सिल्वर है, Ag को सिल्वर बोलते हैं, सिल्वर नाइट्रेट। ये क्या है? सिल्वर नाइट्रेट। KCl को क्या बोलेंगे? पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड, ये आपका पोटेशियम क्लोराइड है। उसके बाद AgCl को क्या बोलेंगे? सिल्वर क्लोराइड। AgCl को क्या बोलेंगे? सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। और KNO3 को क्या बोलेंगे? पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट। ये हो गया आपके सूत्र का नाम। ठीक, अब देखिए, अब इस अभिक्रिया को ध्यान से देखिए। यहाँ देखिए सिल्वर नाइट्रेट है यानी AgNO3 है प्लस KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड है। तो देखिए ये अभिक्रिया के पूर्व, ये जो Ag है वो अभिक्रिया के पूर्व क्या है? नाइट्रेट के साथ है, NO3 के साथ है। देखिए अभिक्रिया के बाद क्या हो रहा है? Cl के साथ आ जा रहा है, यानी ये जो सिल्वर है Ag है वो क्या हो जा रहा है? K के स्थान पे आ जा रहा है और जो K है वो Ag के स्थान पे चला जा रहा है, यानी सिल्वर जो है वो पोटेशियम के स्थान पे आ जा रहा है और पोटेशियम कहाँ आ जा रहा है? सिल्वर के स्थान पे। ये दोनों दो विस्थापन हो रहा है इसमें, दोनों लोग विस्थापन करके अपना अपना जगह क्या कर रहे हैं? चेंज कर ले। वो उसके जगह पे चला जा रहा है और वो उसके जगह पे। देखिए हो रहा है ना, यहाँ NO3, यहाँ NO3 है, Ag के साथ क्या है? NO3 है। यहाँ क्या हो गया? ये जो पोटेशियम है वो Ag की जगह पे आ गया, यहाँ NO3 हो गया है ना। NO3 की जगह पे क्या आ गया? K आ गया और यहाँ क्या था? Ag था। तो ये Ag को हटा के और खुद उसके जगह पे आके बैठ गया और अपना जगह उसको दे दिया। ठीक है, Ag को यानी सिल्वर को दे दिया। और सिल्वर क्या है? सिल्वर यहाँ देखिए क्लोरीन के साथ पोटेशियम था और यहाँ क्या हो गया? ये सिल्वर क्लोरीन के साथ आ गया, मतलब ये इसके जगह पे आ गया और इसके। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे दो विस्थापन हो रहा है, मतलब दोनों लोग अपना अपना जगह विस्थापित करके वो उसके जगह पे चला जा रहा है और वो उसके जगह पे, दोनों लोग अदला बदली कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? द्विविस्थापन। ये द्विविस्थापन या द्विविस्थापन का दूसरा नाम क्या है? अभी हम आपको बताए थे। द्विविस्थापन अभिक्रिया को और किस नाम से जानते हैं? ऐसे क्वेश्चन आ सकता है बहुविकल्पी में आपके। तो द्विविस्थापन को उभय अपघटन अभिक्रिया भी बोलते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका, ये अभिक्रिया है। अब चलिए देखिए इसको भी देख लेते हैं कि ये संतुलित रासायनिक समीकरण है कि नहीं। तो आप देख लीजिए थोड़ा, संतुलित रासायनिक समीकरण है कि नहीं। अभी तक तो आपको समझ में थोड़ा बहुत तो आ ही गया होगा कि कैसे संतुलित होता है, मतलब कि कैसे देखा जाता है कि मतलब समीकरण जो है वो संतुलित रासायनिक समीकरण है कि नहीं। तो देखिए Ag जो है यानी सिल्वर जो है वो यहाँ पे 1 है, इधर 1 है तो इधर भी 1 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ 1 है और यहाँ भी हम लोग देख लिए कि यहाँ भी सिल्वर कितना है? 1 है। तो ये दोनों क्या है? बराबर है, यानी सिल्वर जो है वो संतुलित हो गया। अब हम लोग सिल्वर को देख लिए, अब क्या देखेंगे? नाइट्रोजन को। ठीक, नाइट्रोजन को देखेंगे तो नाइट्रोजन यहाँ 1 है
आगे पीछे कुछ नहीं लगा है, एक दो तो दो नहीं लगा है, तीन नहीं लगा है, तो इसका मतलब है कि एक है। आप मैथ में पढ़े होंगे, आगे कुछ नहीं होता है तो उसका मतलब होता है एक होता है ना, गुणांक उसका। तो यहाँ पे भी ये नाइट्रोजन कितना है, एक है, तो यहाँ एक है नाइट्रोजन, तो यहाँ देखिए इस साइड भी क्या है, नाइट्रोजन एक है, यानी नाइट्रोजन भी आपका संतुलित है। इसके बाद देखिए O3 यानी ऑक्सीजन कितना है आपका, 3 है। यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, तो इस साइड भी देख लीजिए ऑक्सीजन 3 है, यहाँ देखिए O3 है, यानी ऑक्सीजन कितना है, 3 है। ये भी संतुलित है, यानी ऑक्सीजन जो है वो 3 इधर भी है और 3 इधर भी है, तो ऑक्सीजन भी क्या हो गया, संतुलित हो गया। ये पोटेशियम है के को क्या बोलते हैं, पोटेशियम, तो पोटेशियम इस साइड एक है, इस साइड भी एक है, यानी ये भी संतुलित है। क्लोरीन Cl क्या है, इधर भी एक है और इधर भी Cl एक है, ठीक है, क्लोरीन दोनों साइड बराबर है। तो ये आपका एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। देखिए समीकरण आप लिख लेंगे, लेकिन उसको संतुलित करके लिखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक। तो ये हो गया आपका द्विविस्थापन यानी उभय अपघटन अभिक्रिया का एग्जाम्पल। तो चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, आगे कौन सी अभिक्रिया है, चलिए देख लेते हैं। तो आगे देखिए ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार तापमान के आधार पे। तो अब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार पढ़ेंगे उसके तापमान के आधार पे, ठीक। मतलब रासायनिक अभिक्रिया तापमान के आधार पे कितने प्रकार की होती है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ लेते हैं तापमान के आधार पे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार तापमान के आधार पे, तो पहला क्या है आपका, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। मतलब तापमान के आधार पे रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार है, तो उसमें पहला आपका है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। इंग्लिश में इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं और हिंदी में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है। तो देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का डिफिनीशन क्या है। तो देखिए जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है। मतलब कि जो कोई अभिक्रिया है अगर उसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्सर्जित हो रही है, मतलब ऊष्मा भी मिल रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक। ऊष्मा देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, मतलब ऊष्मा मिल रहा है, ठीक है, ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अभी आप डिफिनीशन लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल जब करेंगे तो उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत समझ जाएंगे कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। तो इसका डिफिनीशन लिख लीजिए, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। हो गया डिफिनीशन। तो चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए ये आपका एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल क्या है, प्राकृतिक गैस का दहन CH4, ये गैस है, कौन सी गैस है, मेथेन, प्लस O2 ऑक्सीजन गैस है। ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, प्लस 2H2O जल। उसके बाद ये क्या है, प्लस ऊष्मा, यानी उत्पाद बनने के साथ साथ, उत्पाद किसे बोलते हैं, ये जो तीर का निशान है इसके हेड के साइड जो होता है वो क्या होता है, उत्पाद होता है ना। तो उत्पाद के साथ साथ क्या हो रहा है, ऊष्मा भी मिल रहा है, ऊष्मा का भी उत्सर्जन हो रहा है, मतलब ऊष्मा भी हमें मिल रहा है। तो ये क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। तो देख लीजिए प्राकृतिक गैस का दहन, यानी ये जो मेथेन है आपका वो क्या है, प्राकृतिक गैस है। ये इसको प्राकृतिक गैस बोलते हैं। तो इसमें ऊष्मा मिल रहा है, तो ये क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो आप इसके नीचे इसका नाम भी लिख लीजिए, मेथेन। CH4 की क्या बोलेंगे, मेथेन। और ये क्या है, O2 को क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन। उसके बाद CO2, ये क्या है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके ऊपर हम नाम लिख दे रहे हैं क्योंकि नीचे जगह नहीं है, यहाँ पे ये लिख गया है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड है ये, और H2O
ये क्या है, ये तो सबको पता है, जल का सूत्र है और इसमें ऊष्मा मिल रहा है। मतलब कि उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन हो रहा है, तो ये क्या है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। तो देख लीजिए CH4 ये क्या है, मेथेन है। मेथेन आपका क्या है, जी लगा है, यानी मेथेन जो है वो गैस के रूप में है यहाँ पे। फिर प्लस है O2 यानी ऑक्सीजन क्या है, गैस है। फिर ये अभिक्रिया करके CO2, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है आपका, जी लगा है यानी गैस है। प्लस 2H2O यानी ये जो जल है आपका वो क्या है, गैस के रूप में है। गैस मतलब ये ठोस में नहीं है, ठीक है। ये मतलब जो जल है ना ही द्रव में है ना ही ठोस में है, ये वाष्प के रूप में है। जी लगा है यानी गैस के रूप में है, यानी जल जो है वो आपका वाष्प के रूप में है। प्लस ऊष्मा मतलब ऊष्मा मिल रहा है इसमें। तो ये हो गया आपका ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल। तो चलिए इसको देख के आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा। बस इसमें कुछ नहीं है, मतलब कि उत्पाद बनने के साथ साथ आप ऐसे डिफिनीशन दे सकते हैं कि उत्पाद बनने के साथ साथ जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। मतलब कि इसका तो एकदम सिंपल सा डिफिनीशन है। इसको पहचानने का भी अच्छा तरीका है, यहाँ प्लस लग के कुछ कैलोरी ऊष्मा लिखा रहेगा तो आप बता दोगे कि ये क्या है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। तो चलिए ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। यहाँ देखिए कार्बन है, ओह सॉरी ये ग्रेफाइड है, अब समझ जाइएगा, ये ग्रेफाइड है। फिर प्लस O2 यानी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है, गैस है। अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बना रहा है, CO2 गैस के रूप में है। प्लस क्या हो रहा है 94.0 किलो कैलोरी, किलो कैलोरी क्या हो रहा है, ऊष्मा मिल रहा है ना। देखिए ये जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, उसके साथ साथ 94 यहाँ है ना 94 कितना किलो कैलोरी ऊष्मा भी मिल रहा है हमें। तो ये क्या है, इसका नाम लिख लीजिए, कार्बन यानी ग्रेफाइड है, ठीक है। उसके बाद O2 ऑक्सीजन, CO2 को क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड। ये छोटा छोटा नाम तो आपको याद हो गया होगा, अगर याद नहीं हो रहा है तो फिर भी आप बार बार लिखेंगे तो हम गारंटी दे रहे हैं आपको जल्दी याद हो जाएगा। तो देख लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये कार्बन यानी ग्रेफाइड ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके 94 किलो कैलोरी ऊष्मा भी मिल रहा है इसमें। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। ये हम लोग ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया पढ़ रहे हैं ना, तो ये क्या है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें भी ऊष्मा मिल रहा है, इसमें भी। और एक चीज़ देख लीजिए, ये जो मेथेन है यहाँ पे भी देख लीजिए, ये संतुलित रासायनिक समीकरण है कि नहीं। देखते देखते चलिए कि संतुलित रासायनिक समीकरण है कि नहीं। ऐसे आपको देखते देखते भी बहुत कुछ पता चल जाएगा कि कैसे संतुलित होता है। मतलब कि यहाँ कार्बन है, कार्बन कितना है, 1 है, तो इस साइड भी कार्बन 1 है, यानी कार्बन जो है वो संतुलित हो गया। उसके बाद क्या है ये H4, हाइड्रोजन कितना है, 4 है, हाइड्रोजन 4 है तो इस साइड भी 4 होना चाहिए। कहाँ है हाइड्रोजन, यहाँ पे है, H2 लिखा है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन 2 है, नहीं, यहाँ भी 2 लगा है ना, तो 2 दूनी 4, यानी हाइड्रोजन कितना हो गया आपका, 4 है। यहाँ देखिए 2 लगा है और यहाँ 2 है H2, तो ये क्या हो गया, 2 2 4, हाइड्रोजन कितना हो गया, 4, यानी हाइड्रोजन भी क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। उसके बाद O2 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2 है, O2 है, इसका मतलब है ऑक्सीजन 2 है, तो इस साइड भी ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, 2। यहाँ देखिए O है बस लगा, तो आप बोलेंगे कि ऑक्सीजन तो 1 ही है, संतुलित नहीं है, ऐसी बात नहीं है। देखिए यहाँ है ना 2, ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ देखिए ये ऑक्सीजन संतुलित नहीं है, देख लीजिए यहाँ ऑक्सीजन 2 है,
यहाँ पे कितना है, यहाँ देखिए O2 है, यहाँ 2 है और ये 2 यहाँ लिखा है और ऑक्सीजन यहाँ 2 2 4, यानी यहाँ ऑक्सीजन कितना हो गया, इस साइड 4 ऑक्सीजन है तो इस साइड भी कितना होना चाहिए ऑक्सीजन 4। तो हम लोग अगर इसको संतुलित करना चाहें तो बस यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ 2 लग गया, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन कितना हो गया 2 दूनी 4, यहाँ 2 लगा है और O2 यहाँ है, यानी 2 दूनी 4, यानी ऑक्सीजन कितना है आपका 4 हो गया। तो यहाँ देखिए 2 ऑक्सीजन यहाँ है O2 और 2 ऑक्सीजन यहाँ है, यहाँ 2 लगा है और इसके बाद यहाँ मतलब O है, ठीक है। तो ये क्या हो गया O2, यानी ऑक्सीजन जो है वो 4 हो गया, यानी ये क्या हो गया आपका संतुलित रासायनिक समीकरण। इसके बाद नीचे वाला भी देख लीजिए संतुलित है कि नहीं। कार्बन इधर एक है, इधर भी एक है, कार्बन तो संतुलित हो गया। उसके बाद क्या है O2, ऑक्सीजन कितना है 2 है, इधर भी O2 यानी ऑक्सीजन कितना है 2 है, यानी ये भी एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। आप जब भी समीकरण लिखेंगे उसको संतुलित करके लिखेंगे तो आपको एग्जामिनर ज़्यादा नंबर देगा, ज़्यादा क्या मतलब जितने नंबर का रहेगा उतना ही देगा, अब थोड़ी ना 5 में से 10 दे देगा, ठीक। तो चलिए बस आगे हम लोग अब कल पढ़ेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया पढ़ेंगे, ठीक है, यानी तापमान के आधार पे सेकंड वाला है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, तो इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।